जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि आप सब भी अच्छे हैं। और दोस्त, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा लोधी वंश। आप सब जानते हैं कि पिछले जो दिन है, यानी पिछला जो कल था, उसमें हम इस क्लास को करने वाले थे, लेकिन इंटरनेट में इशू हुआ और 4-5 बार जब आपकी क्लास बंद हो गई तो हमने इसे आज करने का डिसीजन लिया। और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी क्लास ना हो तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप अपनी पुरानी चीज़ों का रिवीजन किया करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उत्सुक इस बात के लिए आपको नहीं होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण ही होते हैं, नहीं तो कक्षाएं आपकी होती ही हैं। तो मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताइए लोधी वंश से पहले कौन सा वंश था। तो आप सब जानते हैं कि सैयद वंश रहा था। और सैयद वंश ने रूल किया था भारत में 1414 से लेकर के 1451, यानी 1414 से 1451 तक। तो हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि मुझे बताइए सैयद वंश का अंतिम शासक कौन सा था। यानी सैयद वंश का अंतिम शासक तो आप कहेंगे वो था भैया आपका आलम शाह। अब इतना हम जान चुके थे, और इतना भी हमने जाना था कि सैयद वंश के दौरान क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत में, यानी दिल्ली जो राजधानी थी, आप ये कह सकते हैं कि सैयद राजवंश ने उसको एकदम से कमजोर कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था, शुरुआती दौर में 200 वर्ग मील तक का क्षेत्र सिर्फ दिल्ली के नियंत्रण में रहा, और बाद में वह घटता चला गया। और दिल्ली से जो लोग 20 से 30 किलोमीटर दूर भी थे, वो भी विद्रोह करने लगे, और जो राजस्व देना था उनको दिल्ली को, वो भी देना उन्होंने बंद कर दिया, या क्वेश्चन मार्क कर देते थे, या लौटा देते थे, या मना कर देते थे। तो ऐसी स्थिति सैयद वंश की हो गई। उन्हीं सैयदों के बाद में गद्दी पर आए आपके लोधी, जिन्होंने 75 वर्षों तक शासन किया, यानी 1451 से 1526। आज की कक्षा में इनको बहुत अच्छे से जानना है। इस वंश के जो 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, उनको भी जानना है। राणा सांगा जी पर आजकल बहुत विवाद भी चल रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज ही। तो लिखेंगे, टॉपिक लिखें लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश का जो शासनकाल है वो है आपका, क्या कहेंगे भैया, ये रहा आपका 1451 से 1526। यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो लोधी डायनेस्टी कितने वर्ष तक रूल कर रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए 75 वर्षों का शासन है इनका। 75 वर्षों का शासन है, रूल फॉर 75 ईयर्स। एक और बात याद रख लेनी है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, क्योंकि ये 5वां वंश है। और आज हमारा ये दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, यानी कि लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसका संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, और ये लोधी कौन है, यही हमको जानना है। तो लिखें इसके फाउंडर अर्थात संस्थापक। संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी फाउंडर, बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी का जो शासनकाल है वो है आपका 1451 से लेकर के 1489। अर्थात कितने वर्षों का शासनकाल हो गया, तो आप सब कहेंगे कि भैया 38 ईयर्स का। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस बात को लेकर के कि दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका है, ये आप सबको सोचना है और बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। तो 38 ईयर्स, 38 ईयर्स, यानी कि सबसे लंबा शासनकाल किसका है, तो आप कहेंगे वो है जी हमारा सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का शासनकाल। लॉन्गेस्ट रीन इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम। लॉन्गेस्ट रीन इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में जानें कि लोधी कौन है, ये लोधी आए कहाँ से हैं। दरअसल में लोधियों का जो मूल बताया गया है, मैंने आपसे
बताया था कि बलबन के समय पे क्या होता था, दिल्ली के आसपास लूट होती थी और उस लूट का कार्य कौन करते थे, तो उनको कहा गया मेवाती। तो कहते हैं कि मेवातियों के खिलाफ बलबन ने एक लोहे एवं रक्त नीति अपनाई थी, यानी कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी उसने जो अपनाई, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसने 3,000 अफगान भर्ती किए थे। तो बलबन के टाइम पर ये अफगान यहाँ भारत में आ गए और वो 3,000 अफगान जो आए थे उनका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था आपका बहराम। 3,000 याद हैं? 3,000 सोल्जर जो आए थे आपका, वो किसके टाइम पर आए थे? ये कहानी आपको याद होगी, यस लिख के बताना, हाँ जी भैया जानते हैं हम इस बात को, बलबन के टाइम पे। और इन 3,000 जो सोल्जर हैं इनका एक लीडर था और उस लीडर का नाम है आपका क्या? लीडर का नाम है बहराम खां। मेवात क्षेत्र के लिए आए थे और इसी शाखा से बल्लू आया। वो बल्लू नहीं, रात 10 अक्टूबर 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, ये बल्लू है बहलोल लोधी, इसी शाखा से संबंधित है। आप सबको पता होना चाहिए कि सैयदों के समय एक कृपा पात्र बना रहा और आपका धीरे 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 जैसे कि बाकी सब सैनिकों का उदय होता है उसी तरह बहलोल लोधी का भी उदय हुआ और शासन में प्रमुख व्यक्ति बना। आप सबको बताना है कि बहलोल लोधी कहाँ पर सूबेदार था, तो आप कहेंगे ये पंजाब क्षेत्र में सूबेदार था भैया। और सैयदों में जो अंतिम शासक था वो तो दिल्ली को छोड़ के कहाँ चला गया था? आलम शाह दिल्ली को छोड़ के चला गया था बदायूं, ठीक है। उसने उसको बुलाया भी था बहलोल लोधी ने गद्दी पे बैठते टाइम कि भैया वापस आ जाओ, वो समझ गया, उसने कहा नहीं मैं बदायूं में ठीक हूँ। वो एक कमजोर शासक था, तो उसका जो वजीर था हामिद खां, उसने 2 लोग बुलाए थे, मैंने आपको बताया था, एक तो नागौर के शासक को इन्विटेशन दिया और एक दिया आपका बहलोल लोधी को कि जो भी आकर के दिल्ली संभालेगा मैं उसके हाथों की कठपुतली बन जाऊंगा। और हामिद खां को ये विश्वास था कि ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करेगा बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी दिल्ली पहले पहुंच जाता और इस तरह दिल्ली का शासक बनता है। ये सारी कहानी हम जानते हैं, सैयद वंश में आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से बहलोल लोधी का उदय होता है। अब जब बहलोल लोधी गद्दी पर आया, ध्यान से समझना सारी चीजों को, बहलोल लोधी गद्दी पर आया तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं में कहा जाता है बहलोल लोधी के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी। 3 प्रमुख समस्याएं, उनके बारे में बात करेंगे अभी। इसके सामने 3 समस्याएं थी, आप चाहें तो इसको नोट करें और शॉर्ट नोट बना लिया करो अगर मैं कुछ बताऊं, या आपकी मर्जी है, अगर घटनाओं को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 समस्याएं थी। एक तो दिल्ली कमजोर हो ही चुका था, ये तो आप सब जानते हैं। पहली समस्या थी इसके सामने कि जौनपुर, जौनपुर जो इसके समय एक ताकतवर आपका क्षेत्र हुआ करता था। गुजरात क्षेत्र इसके लिए एक समस्या था, यहां पर भी शक्तिशाली शासक थे और साथ में मालवा में भी शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब पावरफुल थे, पावरफुल। एक समस्या तो ये रही भाई, अगर पड़ोसी शक्तिशाली है तो समस्या का कारण बनेगा। दूसरा क्या था आपका, जो अफगान सरदार थे, अफगान सरदार, चूंकि ये एक अफगानी है या नहीं है, तो आप कहेंगे ये भैया अफगानी था। तो इसके समय जब इसका उदय हुआ, उदय होने का मतलब है जब व्यक्ति शक्ति को ग्रहण करता है, तो इसके साथ में और भी जो सरदार थे उन्होंने इसका साथ दिया। अब वो सरदार बड़े महत्वाकांक्षी सरदार थे। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है भविष्य में खुद को जो बड़ा बनाना चाहता है। तो इसके अन्य सरदार चाहते थे कि जैसे बहलोल लोधी भी एक सूबेदार होते हुए दिल्ली का राजा हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो ये भी एक समस्या थी बहलोल लोधी के सामने, तो उसने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। तो उसने बैलेंस कैसे बनाया कि उसने किसी भी सरदार का विद्रोह नहीं किया, अपने जितने भी अफगान सरदार थे उनको बड़ी जागीरें उसने दी, उन सभी के साथ बैठ करके भोजन करता था और कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, यानी कि दरी पर बैठा, आपका दरी बिछा करके, दरी तो समझते होंगे ना, नीचे कुछ बिछा लिया, तो दरी बिठा करके, आपका दरी को बिछा करके, और सारे जो सरदार थे अफगान उन सबको बिठाता था। इसके बारे में कहा जाता है बहलोल लोधी के कि इसके समय पे यदि कोई अफगान सरदार बीमार हो जाए तो ये उसकी खिदमत में जरूर जाता था, उसकी सेवा में जरूर जाता था कि भाई साहब आपकी तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, और कहते घंटों बिता करके आता था उनकी बीमारी या उनके घर के किसी सदस्य के बीमार होने पर भी। तो इससे आप समझ रहे हैं इसने अफगान सरदारों से एक सामंजस्य बना के रखा, हाँ या ना, यानी एक बैलेंस बनाया। अफगान जितने भी साथी आपका भाई किटकिट मत किया करो प्लीज बच्चों, अन्य बातें मत लिखो, कोई भी आपकी किसी बात अन्य बात का जवाब नहीं होगा। जब मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई डाउट है तो आप बताएं,
तब आप लिखा करें, अन्यथा आप शांत होकर के क्लास को किया करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, आपकी ऊर्जा को आप खत्म करेंगे, बाकी कोई अर्थ नहीं है उसका। और ये भाई भी परेशान होते हैं, इनको भी बहुत सारी चीज़ें फिर आपको टाइम आउट करना पड़ता है, इधर उधर आ जाओ, आप बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इनकी भी ऊर्जा बचाइए और अपनी भी। ठीक है, अन्य बातें ना करें। अन्य बातों के लिए आपके पास इंटरनेट है, थोड़ी रिसर्च कर लें, क्योंकि थोड़ी रिसर्च करने लायक ही कुछ बचेगा। ध्यान से आप सुनेंगे तो कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, अगर ध्यान से सुनेंगे। तो अफगान सरदारों को इसने कंट्रोल कर लिया। कैसे? मैंने बताया कि उन्हें अपने बराबर के हक दिए। तीसरी समस्या थी इसके समय पर अमीर। अमीर का मतलब है जो बाकी अफगान सरदारों से अमीर, या मैं बोलूं जिनके पास जागीरें थीं, जो जागीरदार थे, मतलब जो रिच लोग होते थे, जिनका शासन में प्रभाव होता था। अब वो लोग क्या थे, वो सैयदों के समय तो रेवेन्यू देना उन्होंने बंद ही कर दिया था। जैसे कोई जागीर हुई, मान के चलो किसी के पास 50 गांव की जागीरदारी उसको मिली थी, ठीक है, तुगलकों के समय, तो सैयदों के समय आते आते उसने रेवेन्यू देना बंद कर दिया। अक्सर सभी देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर क्या हाल था, मैंने आपको बताया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे जबरन कर को वसूला, ये भी मैंने आपको बताया। अकाल के समय में भी, क्योंकि उनके पास में बड़ी सेना थी, लेकिन दिल्ली जब कमजोर हो गई तो सेना बहुत मजबूत नहीं रही, तो जमींदार विद्रोह कर देते थे। और जब राजा जाए अपनी सेना लेकर के, कहते बाबूजी गलती होगी हम तो भेज देंगे। तो मतलब बार बार युद्ध करने पड़े सैयदों को। ठीक है, उसके बावजूद भी उनका शासन कमजोर ही होता रहा। भाई जब पैसा नहीं रहेगा आपका, किसी के पास अगर अर्थ यानी कि धन नहीं रहेगा, तो वो शासन कमजोर हो ही जाएगा। तो यहां पर जितने भी जागीरदार थे ये भी समस्या थे। तो इसने क्या किया, इन अफगान सरदारों को अपने पक्ष में करके इन अमीर जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जिसमें कहते हैं कि बहलोल लोदी कामयाब हुआ। यानी इसने अपना राज्य क्षेत्र तो ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़ाया, लेकिन इसके हिस्से एक उपलब्धि आई कि इसने जौनपुर को जीत लिया। इसको जीता, इसने जौनपुर को जीत लिया। जो जौनपुर काफी समय से, मैंने आपको बताया था तुगलकों के समय पे मलिक सरवर ने किसकी, जौनपुर की स्थापना की थी। तो तुगलकों के अंतिम समय में ही जौनपुर क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। तो उस जौनपुर को कोई भी दिल्ली में नहीं मिला पा रहा था। तो बहलोल लोदी का एक साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये उसका उपलब्धि है कि उसने जौनपुर को मिलाया। अब कैसे मिलाया जौनपुर को, ये भी एक अच्छी कहानी है। दरअसल में जो आलम शाह है, आलम शाह दिल्ली को छोड़ के कहां चला गया, बदायूं। उसने कहा भैया हमको दिल्ली से मतलब नहीं है। आलम शाह की बेटी से शादी कर ली जौनपुर के राजा ने। अब आलम शाह जो छोड़ के जा चुका है, तो उसका जो दामाद है वो मानता है मेरे ससुर की ही तो है दिल्ली, तो वो दामाद है क्योंकि आलम शाह का, हुसैन। ठीक है, और उसको कहते हैं कि उस समय वो गद्दी पे बैठा था मोहम्मद शाह के नाम से। तो मोहम्मद शाह मानता है कि गद्दी मेरी ही तो है। अब उसकी घरवाली जो थी वो कहती है हमारे पापा की है दिल्ली, तुम जाके दिल्ली को जीत लो। तो कहते हैं उसकी घरवाली ने उसको भड़काया और लगातार इस बात के लिए इंसिस्ट करती कि तुमको अटैक करना चाहिए दिल्ली पे। अब आ गया बेचारा अपनी पत्नी के चक्कर में, और उसने अटैक कर दिया सीधे जौनपुर से दिल्ली, अपनी सेनाएं भेज दी। उसकी सेनाएं दिल्ली पहुंचने से पहले बीच में कालपी के आसपास में ही हरा दी गई। यानी बहलोल लोदी के पास तो अफगान सरदार थे, उसने पहले ही एक बैलेंस बना के रखा हुआ था। उसने दोबारा अटैक किया। ठीक है, एक बार तो हार गया और भाग गया, फिर दोबारा अटैक किया, दोबारा भी हारा, और 2 बार बहलोल लोदी ने गिरफ्तार करवा लिया मल्लिका ए जहां, यानी मोहम्मद शाह की पत्नी, यानी कि जौनपुर के शासक की पत्नी को, यानी कि आपका आलम शाह की बेटी को, जो दिल्ली का राजा था, सैयद वंश का अंतिम राजा था। बात समझ पा रहे हैं, थम्स अप करें, बड़ी आसान सी बात है। तो लेकिन यहां पर एक उदारता का प्रमाण मिलता है बहलोल लोदी के बारे में, जो बताता है कि बहलोल लोदी एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने दोनों बार उसकी पत्नी को इस आपका रिहा कर दिया, और यह जानते हुए कि युद्ध के लिए यही इंसिस्ट करती है, बार बार यही इसको आक्रोशित करती है, उत्तेजित करती है, बावजूद इसके उसको छोड़ दिया। यहां से हमको न्यायप्रियता का पता चलता है बहलोल लोदी का, कि वह एक साधारण शासक था, मतलब क्रूर शासक नहीं था, न्यायप्रिय शासक था। और कहते हैं बहलोल लोदी के समय पर कोई भी व्यक्ति यदि उसके दरबार में आता था तो वह उसको खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो ये बहलोल लोदी का कैरेक्टर है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे रहे, धर्मांध रहे,
ठीक है, जिन्होंने मतलब आपका बहुत सारे धर्मांतरण करवाए या मंदिरों को तोड़ा। लेकिन बहलोल लोधी क्या है, एक न्यायप्रिय है, क्योंकि आप ये समझिए दिल्ली बहुत कमजोर हो चुकी थी, या तो दूसरा पैमाना ये मान लीजिए कि बहलोल लोधी के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि वो अगर अफगान सरदारों की खिलाफत करता और इनको अपने पक्ष में ना करता तो हो सकता है ये विद्रोह कर देते। और जो उसने 38 वर्षों का शासन किया, इसमें सबसे बड़ा उसका योगदान जो दिया, या सबसे बड़ा जो उसका सहयोग या साथ दिया, वो अफगान सरदारों ने ही दिया। यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के उसने अफगान सरदारों को बेहतर तरीके से ट्रीट करके अपने साथ मिलाए रखा, यानी एक कूटनीतिक व्यक्ति भी था। यहां पर लिखेंगे दूसरी बात, ये समझ में आया तीन समस्याओं को उसने कैसे टैकल किया। अमीर जागीरदारों को अफगान सरदारों के थ्रू, और इन्हीं अफगान सरदारों से बैलेंस बना करके जौनपुर को उसने जीत लिया। गुजरात और मालवा को हालांकि वो नहीं जीत पाया। ठीक है, तो यहां पर छोटी बातें हैं, याद रखेंगे क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, तो इन सबको लिखना है, लिखना। बहलोल लोधी हो गया। ठीक है, इसकी उपाधि जो थी, टाइटल क्या एक्सेप्ट किया था इसने जब गद्दी पे बैठा था, 19 अप्रैल 1451 को, 19 अप्रैल 1451 को इसका जो टाइटल था, वो टाइटल था इसका बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पे बैठा। ठीक है, 38 वर्षों तक इसने शासन किया, याद रख लेना। अगली बात लिखें, इसने जौनपुर को जीता, जौनपुर को जीता, जौनपुर को जीता। ही वॉन द जौनपुर। इसको जीता उसने भैया, उसने जौनपुर को जीता, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं दामाद की कहानी, मोहम्मद शाह की कहानी। तो उसने तो जो उसका सूबेदार भी उसने भेजा था दूसरी बार, आपका दरिया खां बोलते हैं उसको, मोहम्मद शाह ने जौनपुर से, लिख भी ले आप जिस बात को तो और क्लियर रहेगा। इसने जौनपुर को जीता वर्सेज मोहम्मद शाह। कौन व्यक्ति था, ताकि आपको हमेशा याद रहे, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह का सेनापति जो था, कमांडर जो था, सेनापति यानी इसका जो कमांडर था, उसके कमांडर का नाम था दरिया खां। दरिया खां, दरिया खां बहलोल लोदी से मिल गया था, बहलोल लोदी से मिल गया था, बहलोल लोदी से मिल गया था। यानी एक लंबे संघर्ष के बाद इसने जौनपुर को जीत लिया। आपको इतनी बात याद रखनी है, जौनपुर जीतने के फायदे क्या हुए। जब इसने जौनपुर कंट्रोल में कर लिया, तो जौनपुर को जो सहारा प्राप्त था वो था आपका, जैसे कि कालपी है आपका, यानी कि जो जालौन है उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र को पहले कहा जाता था कालपी, तो कालपी भी उसके कंट्रोल में आया। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका, और अन्य क्षेत्र थे उसके आसपास, धौलपुर का क्षेत्र कहते हैं कि वो भी जौनपुर द्वारा समर्थित था, वो भी इसके क्षेत्र आपका नियंत्रण में आ गया। तो जौनपुर जीतने के इतने इसको फायदे हुए। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो प्रतिष्ठा कम हुई थी सैयदों की, उस प्रतिष्ठा को इसने घटाया या बढ़ाया। जैसे सैयदों के समय तो जो प्रतिष्ठा एकदम से खत्म हो गई थी, तो इसने उस प्रतिष्ठा को घटाया है, प्लस किया है, माइनस किया है। तो आप कहेंगे उस प्रतिष्ठा को इसने भैया बढ़ाया, मतलब बहुत, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार तो उसने नहीं किया, लेकिन उसने दिल्ली की जो खोई प्रतिष्ठा थी उसको सैयदों से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, याद रख लेना, ही वॉन द जौनपुर, इतनी बात याद रखेंगे। और जौनपुर जीत करके क्या करता है, ये वहां पर अपने बेटे को वहां का सूबेदार नियुक्त कर देता है, वहां का कमांडर बना देता है। ठीक है, याद रख लेना, यह चाहता था, चाहता था कि इसका बड़ा बेटा, इसका बड़ा बेटा नहीं, बड़े के बाद अभी जिक्र करेंगे आपके, चाहता था कि इसका बेटा, सिर्फ इतना लिखना, बारबक शाह, बारबक शाह गद्दी पर बैठे, बारबक शाह गद्दी पर बैठे, यानी इसके बाद में उत्तराधिकारी जो हो वो यही हो। ही वांटेड, ही वांटेड दैट हिज सन, हिज सन बारबक शाह, हिज सन बारबक शाह
sat on the throne, on the throne। और इसी लालच से उसने क्या किया था, उसको जौनपुर की जिम्मेदारी दी थी। बात समझ में आई? तो जौनपुर की जिम्मेदारी किसको मिली, याद रख लेना, बारबक शाह, इसको दिया गया जौनपुर का प्रभार, जौनपुर का चार्ज। जौनपुर का चार्ज मिर्जापुर में भी है, आपने देखा हो। जौनपुर का प्रभार इसको दिया गया, यानी चार्ज ऑफ जौनपुर इसको दिया गया कि भाई कल गद्दी पे बैठेगा तो यहां पर चीजों को सीख लेगा। तो इतना ही योगदान है बहलोल लोदी का। थम्स अप करके बताएं कि बहलोल लोदी के बारे में सब कुछ क्लियर है आपको, और बहलोल लोदी के बारे में अतिरिक्त बातें क्या हैं तो नोट कर लेना। बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहते हैं। सिजेरियन, द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहते हैं। बहलोल लोदी इज कॉल्ड, बहलोल लोदी इज कॉल्ड सेकंड, सेकंड सिजेरियन, सॉरी सही है, सिजेरियन रूलर। अब देखो सिजेरियन कहने का क्या मतलब है। सिजेरियन का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, जैसे कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो एक तो होता है आपका नॉर्मल डिलीवरी, यानी कि एक सामान्य आपका अवस्था से या एक सामान्य रूप से बच्चे को जन्म दे दिया। एक क्या होता है, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट, सी सेक्शन, अगर आपने कभी टेक्नोलॉजी का नाम सुना हो, ऐसे पेट को कट करके यहाँ सी सेक्शन से, और फिर क्या है उसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि किसके द्वारा, एक ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा। तो प्राचीन समय में सर्जरी तो होती नहीं थी, तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में जो वर्णन मिलता है, एक तो मिलता है बिंदुसार को, जब हम प्राचीन इतिहास आपको बताएंगे तो बिंदुसार के बारे में आपको बताएंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसको प्रथम सुजेरियन सुल्तान कहा जाता है, यानी पहला सर्जरी के द्वारा वो पैदा हुआ था। तो हमेशा याद रखेंगे, कहीं किनारे पे भी लिख लो इस बात को, सेकंड सिजेरियन रूलर। और प्रथम सिजेरियन कौन है, प्रथम, प्रथम सिजेरियन सुल्तान कौन है, तो वो है बिंदुसार, यानी अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार हैं। बहलोल लोदी को याद रख लेना। इसका अंतिम अभियान, बहलोल लोदी का जो लास्ट कैंपेन था, अंतिम अभियान था इसका ग्वालियर के विरुद्ध, लास्ट कैंपेन, लास्ट कैंपेन अगेंस्ट ग्वालियर, ग्वालियर के विरुद्ध। और ग्वालियर के विरुद्ध ये क्या था कि भाई ग्वालियर जो है, आप जानती है, मैंने कहा कि ये भी रेवेन्यू देने को मना करते थे, ठीक है। और ये जो ग्वालियर के विरुद्ध इसका अभियान है 1489 में है। और 1589 में क्या था कि ग्वालियर के एक राजा थे, राजा मान सिंह, इस नाम को ध्यान रखना। कौन थे ग्वालियर के राजा, तो ग्वालियर के विरुद्ध, और यहाँ पर थे राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने इससे संधि कर ली, और इस बात पर संधि कर ली कि भाई हम तुमको जो है ना 80 लाख टंका, टंका चलती थी ना पहले करेंसी, तो उन्होंने बोला हम तुमको जो है 80 लाख टंका वार्षिक देंगे, और अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन तो इस बात पर कहते हैं कि बहलोल लोदी इस शर्त के लिए तैयार हो गया, और 80 लाख टन का जो धनराशि है उसको, एक बड़ी धनराशि लगी होगी। राजा मानसिंह थे, या राजा मानसिंह के एक्सपायर होने के बाद में इनके बेटे जो विक्रमजीत है वो विद्रोह करेंगे फिर से। राजा विक्रमजीत आपको याद रखने हैं, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के जो साथी होंगे ग्वालियर से, वो कौन होंगे, वो राजा मानसिंह के बेटे, क्या नाम होगा उनका, विक्रमजीत नाम होगा। तो यहाँ पर शर्त हो गई आपका, और राजा मानसिंह के बीच में एक संधि हो गई, क्या हो गई, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हो गई। और उस संधि में क्या तय हुआ कि एनुअली, एनुअली 80 लाख टंका जाएंगे, वार्षिक 80 लाख टंका दिए जाएंगे, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट हो लिया। और इसी अभियान से वापस आते समय क्या हो गया, मौत हो गई बहलोल लोदी की, ठीक है। डेथ, मृत्यु कहते हैं इसकी, मृत्यु जो हुई वो 1489 में ग्वालियर अभियान से वापस आते समय, वापस आते समय इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मृत्यु 1489 में। और इसका मकबरा आपसे पूछें कहाँ पर है, जो इसका टॉम्ब है,
मकबरा है इसका दिल्ली में। दिल्ली में आप बहलोल लोदी, जिसका दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल है, अगर आप उसका मकबरा देखेंगे तो वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। मतलब बड़ी बेकार सी स्थिति है। अगर आप आज वर्तमान में देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में तो और भी शासक हुए, कुतुब मीनार देखिए आप, है ना, या बाकी आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यवस्थित तरीके से हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो एक न्यायप्रिय शासक था और जनता से उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। किसी भी इतिहासकार ने उसके क्रूर व्यवहार के बारे में नहीं लिखा है। और सबसे खराब मकबरे की हालत उसी की है। तो आप समझ रहे हैं, जिसको मैं अच्छा होने का दर्जा दे रहा हूँ उसकी हालत सबसे खराब है ना। ठीक है। बोलेंगे भैया वही राजा मान सिंह हैं जो जोधा भाई के भाई थे। नहीं, उनका जिक्र आएगा जब हम अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, वो जिक्र आएगा 1560 में। यानी कि अब से लगभग, अगर हम बात करें आपसे, वो वर्ष आएगा आपका लगभग 70 वर्ष के बाद में वो मानसिंह होंगे। ये वो मानसिंह नहीं जो मैंने आपको बता दिया, ग्वालियर के हैं ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इसने जौनपुर हुसैन शाह सरकी से जीता था या मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह से साथी, ठाकुर विश्वास सिंह, मोहम्मद शाह से। नोट करके लिखा करो, जब मैंने बता दिया तो नहीं क्वेश्चन करना है। ओके, तो इसका क्या बोल देंगे? अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका व्यवहार अच्छा था, ये सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़े। अब जब इसकी डेथ हो गई तो इसकी डेथ के बाद में इसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन कौन रहे? तो सबसे पहले जो इसके बाद में गद्दी पर आता है सिकंदर लोदी। कैसे आया सिकंदर लोदी अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1489 से 1517 तक, 1517 तक उसने रूल किया। 1517 एडी, 1517 तक। तो कितने वर्ष हो गए टोटल? तो आप कहेंगे 17 और 10 27 और एक 28 वर्ष। तो छोटा शासन उसका नहीं है, छोटा शासन उसका नहीं है। अब गद्दी पर कैसे आया? अब दरअसल में बहलोल लोदी को समझिए थोड़ा, और सिकंदर लोदी को फिर आप समझेंगे। तो जो बहलोल लोदी नहीं कर पाया, यानी कि दिल्ली के साम्राज्य को जो विस्तार नहीं कर पाया, जो शक्ति नहीं दे पाया, वो शक्ति दी बहलोल लोदी के बेटे ने, सिकंदर लोदी ने। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो अपनी प्रतिष्ठा खोई हुई थी, वहां के अमीरों और सरदारों में जिनको केंद्रीय सत्ता का ना तो सम्मान था और ना भय था, उस सब को स्थापित किया सिकंदर लोदी ने। तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि सिकंदर लोदी जो है ये बेटा है किसका? बहलोल लोदी का। अब जो बहलोल है उसका ट्री समझिए जरा। जो बहलोल लोदी है तो उसका जो बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र, उसके बड़े बेटे का नाम था बयाजिद। क्या नाम था? सबसे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है बड़ा बेटा बयाजिद। और बयाजिद की जो है डेथ हो गई थी पहले ही। और इस बयाजिद का जो पुत्र है, ये नाम याद रखना है आपको, आजम हुमायूं। इसी की वजह से इसके सरदार भड़केंगे आगे चल के। मैं आपसे पूछूंगा उस आजम हुमायूं से उसका क्या संबंध था। आजम हुमायूं। तो बयाजिद की तो है डेथ हो गई थी आपका किसके? बहलोल लोदी के सामने ही। इसका बेटा था आजम हुमायूं। जो इसका दूसरा पुत्र है उसका नाम है बारबक शाह। दूसरा बेटा कौन सा है इसका? दूसरे बेटे का नाम है बारबक शाह। और इसी से उसको सबसे ज्यादा स्नेह था, क्योंकि बयाजिद की डेथ हो चुकी थी। तो बड़ा कौन हुआ उस क्रम में? बारबक शाह बड़ा हो गया। ठीक है, बारबक शाह जो इसका तीसरा पुत्र है। और भी बहुत सारे बेटे थे इसके। तीसरा पुत्र है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ही गद्दी पर आता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जब बहलोल लोदी की डेथ हो गई तो जितने भी सुल्तानों ने समर्थन दिया, क्योंकि अब ये तो आपका कहाँ पर है, बयाजिद तो है ही नहीं और आजम हुमायूं बच्चा था। तो जो बारबक शाह के पक्ष में लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि भाई इसको तो पहले ही जौनपुर मिल चुका है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो जौनपुर में संभाल रहा है। तो वहाँ के सरदार ये सोचते थे कि ये तो अब मतलब एक बड़ी शक्ति हो चुका है, तो कल को आकर के हमारी प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगी। तो सरदारों ने विकल्प चुना किसका? निजाम खान का। निजाम खान का ही नाम आपका क्या है? सिकंदर लोदी है। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक नया शासक रहेगा तो हमारे अधीन रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ के मुख्य सरदारों ने उसके तीसरे बेटे का समर्थन किया। और तीसरा बेटा कौन है? सिकंदर लोदी। तो याद रख लेना, सिकंदर लोदी इस तरह से गद्दी पाया सरदारों के समर्थन से। तो सिकंदर लोदी, इसका जो अन्य नाम है वो कभी मत भूलना, अन्य नाम है इसका निजाम खान। ये चीज और नोट करें।
निजाम खान के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो हम कहेंगे सिकंदर लोदी को जाना जाता है। तो जब जिन सरदारों ने इसको गद्दी पे बिठाया, इसका पहला टारगेट वो सरदार ही बने। जैसे मैंने कहा, बहलोल लोदी तो कभी प्रयास ही नहीं कर पाया कि भाई अपने सरदारों का दमन भी करेगा, उसने तो ये सोचा भी नहीं था। ठीक है, उसको तो ये लगता था कि ठीक है इनकी वजह से शासन चलता है तो चलने देते हैं। लेकिन सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठते ही आने वाले 1 वर्ष में जो भी उस गद्दी के लायक हो सकते थे उन सबको रिप्लेस किया उसने, चाहे वो उसके खुद के रिलेटिव थे, चाहे उसके रिश्तेदार थे, या फिर उस समय के बहुत ताकतवर सरदार थे। तो आने वाले 1 वर्ष में कंट्रोल किया। जैसे आपका फैमिली की मेंबर्स की बात बताऊं तो उनमें एक है चाचा, इसके खुद के चाचा आलम खान लोदी। आलम खान लोदी आलम खान लोदी जो कि आपका सिकोहाबाद वाले क्षेत्र में, उसको उस समय बोला जाता था रपड़ी, तो वहां पर इसने अटैक करवा दिया। और कहते हैं वहां से जो चाचा आलम खान लोदी है वो गुजरात भाग गया। आलम खान लोदी फिर से आएंगे। आलम खान लोदी ही वह व्यक्ति रहेगा जो भारत में बाबर को आमंत्रित करेगा। उन आमंत्रित करने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति आलम खान लोदी भी है। तो यहां पर ये जो चाचा आलम खान लोदी है, ये क्या किया था इसने? रपड़ी छोड़कर भाग गया। रपड़ी पड़ता है यूपी के सिकोहाबाद में, छोड़ गुजरात भाग गया। कहते हैं इसको बहुत ढूंढवाया कि भाई इसको ढूंढो, खत्म करना है इसको, लेकिन कहते हैं इसका पता नहीं चला। एक इसका भतीजा, क्या नाम है भतीजे का? आजम हुमायूं। जो आजम हुमायूं है वो था आपका कालपी में। आजम हुमायूं कहां पर था? कालपी में। यानी कि कालपी बोले तो जालौन क्षेत्र यूपी का। कालपी छीना अपने भतीजे से, इसकी पावर्स कम कर दी। और जो बड़ा भाई था बारबक शाह, कहां पर कंट्रोल है बारबक शाह के पास में? बड़े भाई बारबक शाह। तो इसके फैमिली मेंबर्स तो यही थे। इसी से आप समझ जाएंगे कि बाकी सरदारों को भी उसने फिर हरा दिया। तो बड़ा भाई बारबक शाह कहां पर है? तो आप कहेंगे उसके पास जौनपुर का चार्ज है। तो ये पहले तो कहता है अपने भाई से कि भाई हम संधि कर लेते हैं और तुम दिल्ली के अधीन, यानी कि दिल्ली के अधीन अपना मतलब दिल्ली को अपना ये मानो कि उसकी केंद्रीय सत्ता में तुम शासन कर रहे हो और तुमको हमारा आधिपत्य जो है वो मंजूर है, यानी दिल्ली के शासन के अधीन तुम हो, ये तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके भाई ने कहा, आपका बारबक शाह ने, कि नहीं, मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ, मेरे पिता के द्वारा मुझे जौनपुर का प्रभार दिया गया था और मैं यहाँ पर एक सम्राट की भांति, एक राजा की भांति ही यहाँ पर मैं राजा हूँ। तो शुरुआत में तो इसने ऑफर दिया, इसने बोला अच्छा चालाकी कर रहा बेटे हमसे, हमारी शक्ति नहीं समझ रहा है, हम क्या विजन लेके चल रहे हैं। सिकंदर लोदी क्रूर आदमी था, सिकंदर लोदी बहुत। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, फिरोज शाह तुगलक सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। जैसे फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थीं वो बहुत कठोर थीं हिंदू धर्म के लिए या इस्लामिक महिलाओं के लिए, बहुत सारे स्टेज पर आप देखोगे उसको, तो ऐसी ही नीतियां इसकी थी। तो इसने बारबक शाह पर फिर अटैक किया और जौनपुर को इसने जीत लिया। बात क्लियर है? तो जौनपुर पर भी कंट्रोल किसका हो गया? तो यानी कि इसने क्या किया, एक वर्ष में इन सबको हराया, इन्हें हरा दिया। कोई दिक्कत? बात क्लियर है यहां तक की? यहां तक की बात में कोई समस्या तो नहीं? धीरे धीरे समझते चलिए। तो आप कहोगे कि भैया इससे तो बात ये प्रतीत होती है कि दिल्ली में जो पुराने समय, दिल्ली सल्तनत में जो पुराने समय के शासक हुआ करते थे, जैसा रुतबा रहा था आपका, मान के चलो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का, या मान के चलो जैसा रुतबा रहा आपका तुगलकों के समय पे मोहम्मद बिन तुगलक का, या फिर फिरोज शाह तुगलक का, तो वो फिर से इसने इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसकी महत्वाकांक्षा जागी जब ये यूपी में, मान के चलो ये कहाँ पर है आपका, जालौन क्षेत्र मैंने आपको बताया। कालपी आपका अगर हम बात करें, ये कहाँ पर? जालौन क्षेत्र हो गया। ये हो गया आपका रपड़ी सिकोहाबाद के पास में। बारबक शाह जौनपुर तक जब इस सबको जीत लिया तो इसके दिमाग में आया कि भाई क्यों नहीं हम अब एक काम करते हैं, बिहार को भी जीत लेते हैं। तो इसकी सेनाएं बिहार तक भी पहुंच गई और बिहार को भी जीत लिया। यानी दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है। और बिहार पहुंच के जैसे ही इसने बंगाल में प्रवेश किया, बंगाल, तो बंगाल में एक शासक है अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये ताकतवर शासक था उस समय, अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसको ये मत सोच लेना पराजित कर दिया था, पराजित मैंने यहां तक बताया है। तो बंगाल में इसके समय पे एक समकालीन शासक है अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसने इसकी सेनाओं को रोक दिया
और यहाँ कहते हैं इसकी सेनाओं को पीछे हटने को मजबूर कर दिया, और एक दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है कि हम एक दूसरे के प्रति युद्ध नहीं करेंगे, है ना, यानी कि बंगाल कभी दिल्ली के क्षेत्र पर आपका युद्ध नहीं करेगा और दिल्ली कभी बंगाल के क्षेत्र पर युद्ध नहीं करेगा। ऐसा इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई, एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, ऐसा समझ लीजिए। तो इन्होंने कहा बिहार तक जो तुम्हारी सीमाएं हैं तुम्हारी बनी रहेंगी, और बंगाल में हम जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। तो इस बात पर, इस शर्त पर कहते हैं, क्योंकि अब हार चुका था, हारता नहीं तो संधि नहीं करता, तो सिकंदर लोदी अपनी सीमाएं कहाँ तक, बिहार तक छोड़ करके कि भाई ठीक है अब वापस करते हैं, संधि को हम साइन कर लेते हैं। तो आप कहोगे कुल मिलाकर तो उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? तो जैसे ही उसको बंगाल में उसके संबंध अच्छे हुए, या उसने उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों को जीता, जौनपुर को जीता, तो इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से क्या हुआ कि जो धौलपुर इनके नियंत्रण में आता था, इन्हीं रियासतों के, या आपका मंदरेल है, या फिर नागपुर नागौर है, तो यानी कि जो राजपूत शासकों की तरफ थे वो इसके नियंत्रण में थोड़ा थोड़ा क्षेत्र आने लगे, और यहीं पर इसने विजन देखा कि मैं राजस्थान को जीतूंगा। क्या विजन देखा इसने यहाँ पर? राजस्थान को मुझे जीतना है, और राजस्थान को जीतना है तो राजस्थान के नजदीकी जो क्षेत्र पड़ता हो वहां पर एक हेडक्वार्टर बनाना होगा, और उसी हेडक्वार्टर को बनाने के लिए इसने आगरा को चुना। आप अक्सर पढ़ते होंगे कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर क्या, उसने दरअसल में वहां पर एक किला बनाया जिसको बोलते हैं बादलगढ़ का किला। इस बात को जरूर नोट करना। क्या बोलेंगे, अन्य नाम इसका अदर नेम हो गया निजाम खान। तो क्या बोला मैंने आपको, ये तो याद रखेंगे, यह बहलोल का तीसरा पुत्र था, बहलोल का तीसरा पुत्र था। He was the third son of Behlol. He was the third son of Behlol. ऐसा नहीं है कि इसके और बेटे नहीं थे, इसके और भी बेटे हैं बहलोल लोदी के। इसके एक छोटा बेटा था, इससे छोटा था, सिकंदर लोदी से छोटा था, उसका नाम है फतेह खां। और फतेह खां ऐसा था, आप समझना जरा, एक कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि जो सिकंदर लोदी है, तो सिकंदर लोदी के बारे में इसके शासनकाल के दौरान एक सूचना फैली हुई थी, एक भ्रम फैला हुआ था कि सिकंदर लोदी को जो सूचना देते हैं वो भूत प्रेत देते हैं, यानी कि भूत प्रेतों के द्वारा इसको सूचना प्राप्त होती है। दरअसल में था उसका गुप्तचर सिस्टम जो बनाया था उसने, जो स्पाई सिस्टम उसने बना रखा था, या गुप्तचर जो विभाग उसने बनाया था, वो उसका बहुत जबरदस्त था, अलाउद्दीन खिलजी की ही तरह। जैसे अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया था, भेदियों और गुप्तचरों से उसने अपने शासन को मजबूत किया, तो उसी से सीख ली आपका किसने, सिकंदर लोदी ने। अब उसके गुप्तचर उसको बताते थे तो जनता कहती कि भैया इसको तो जो है भूत वगैरह बताते हैं। तो एक बार एक संगठन बना उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सरदारों का, उसमें कहते हैं कि 22 सरदार थे, और उन 22 सरदारों ने मिलकर के इसका जो छोटा भाई था फतेह खां उसको राजा बनाना चाहा। इसके छोटे भाई को उन्होंने अपनी तरफ ऐसे जो है प्रलोभित कर लिया, उसको लालच दिया कि भाई दिल की गद्दी पे तुम बैठो यार, हैं हम तुम्हारे साथ हैं, 22 सरदार होते ना लोग भड़काने वाले, अपने घर में विद्रोह कर दो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसने जाकर के अपनी माँ को बताया सबसे पहले, फतेह खान ने। तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं बेटे इसके बारे में तो तुम चर्चा करो अपने धार्मिक शिक्षक से करो। तो इनके पास टीचर होते थे उस समय जो उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, सही गलत का रास्ता बताते थे बहुत सही, या आपका कुछ भी जो इनका विषय इनको पढ़ना होता था वो पढ़ाते थे। इसने अपने धार्मिक गुरु को वो बात बताई। तो इसके धार्मिक गुरु जो हैं वो सिकंदर लोदी के पक्ष के व्यक्ति थे, क्योंकि सिकंदर लोदी ने ही उनको अपॉइंट किया था पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने सिकंदर लोदी को बता दिया कि इस तरह की चर्चा चल रही है। तो इसने वो 22 के 22 सरदार पकड़वा लिए, और 22 के 22 सरदारों का कत्ल हुआ जो विद्रोही सरदार थे। तो आप देख रहे हैं मतलब इसने अपने समय पे उठने वाली सभी शक्तियों को, सभी रिश्तेदारों को, मतलब दिल्ली के राज्य क्षेत्र का साम्राज्य विस्तार तो इसने किया ही है, और साथ में इसने जो एक सुल्तान का यानी केंद्रीय सत्ता का जो भय होना चाहिए वह भी इसने स्थापित किया। तो इस तरह से तीसरा पुत्र था इसका। ओके, एक इसका नाम दिखने को हमको मिलता है, यह है गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था, मतलब इसको बहुत शौक था संगीत वगैरह का।
गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था, कविता लिखता था। क्या टाइटल से? गुलरुखी। यूज टू राइट पोएट्री विद द टाइटल, यूज टू राइट द पोएट्री विद द टाइटल, विद द टाइटल गुलरुखी। गुलरुखी, ये हमेशा याद रखना है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। ये अतिरिक्त चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये तो आपको बैकग्राउंड जानने के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक की बात में आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये गद्दी पर आया, और गद्दी पर आया तो मैंने कहा कि संगीत में इसकी बहुत रुचि थी, तो इसने संगीत के समय पर अपनी चीज़ों को बहुत बढ़ाया भी। मतलब आप कह सकते हैं कि लोदी वंश में अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे विद्वान शासक कौन था, तो वो सिकंदर लोदी ही है। कभी भी आप ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति अगर क्रूर है तो वो विद्वान नहीं हो सकता, या न्यायप्रिय होना ही विद्वान होने की पहचान है। तो बहुत सारे क्रूर जो व्यक्ति हैं वो विद्वान भी हुए हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों ने क्रूरता का सहारा भी लिया है। कहते हैं कि सिकंदर लोदी जब पलंग के सहारे बैठता था तो 70 विद्वान वहां पर बैठ करके चर्चाएं करते थे, यानी, और वो सुनता था उन सब की चर्चा, धार्मिक चर्चाओं को, जैसा कि अकबर ने भी किया, आप सबको पता होगा। सिराजी नाम का एक व्यक्ति जो अकबर के जीवन में इतना पार्ट प्ले किया कि कहते हैं कि अकबर उससे किताबें पढ़ करके सुनता था। सिराजी की आवाज से उसको प्रेम हो गया। सिराजी, सिराजी। और सिराजी ने सारी धार्मिक पुस्तकें उसे लगभग पढ़ के सुनाई। कहते हैं अपने जीवन में सिराजी ने उसको सैकड़ों पुस्तकें पढ़ करके सुनाई। अकबर को के लिए तो बहुत थे ना, उसके लिए तो उसके पिता हुमायूं लेके आए थे ईरानी विद्वान लतीफ खान। अब तुम इससे समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको। तो जब लतीफ खान की पोस्टिंग हुई थी अकबर को पढ़ाने के लिए, तो लतीफ खान भी उसको नहीं पढ़ा पाए। तो जीवन में जब हमको पढ़ना होता है तो हम उस समय पढ़ने की उपयोगिता नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक समय पे जब आप वयस्क होंगे, वयस्क होने के साथ में आप अगर हम कहें कि मतलब आप परिपक्व भी होंगे, मैच्योर भी होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अध्ययन कितनी जरूरी चीज थी। अकबर को भी समझ में आया बाद में। तो अकबर ने फिर क्या बनाया कि ठीक है, मैं मूर्ख हूं, कोई बात नहीं, मैं अपने पास 9 विद्वानों को रखूंगा, 9 रत्न जिनको कहते हैं। तो आपको या तो आज ही समझना होगा या आने वाले कल में तुम समझ ही जाओगे। ठीक है, तो यह गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। यहां पर लिखेंगे इसी के समय, नोट करना, इसी के समय भारतीय संगीत पर, भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ, संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ, फारसी ग्रंथ, उस फारसी ग्रंथ का नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। तो बताओ लज्जत ए सिकंदर शाही किसने लिखा, कौन बताएगा? बहुत चर्चित पुस्तक है लज्जत ए सिकंदर शाही। किसके संरक्षण में लिखा गया है? अभी यूजीसी 2023 में आया, यूजीसी नेट 2023 में। लज्जत ए सिकंदर शाही नाजिम अहमद के द्वारा लिखा गया। नाजिम अहमद, नाजिम अहमद द्वारा लिखा गया, लिखा गया। लिखना, ड्यूरिंग हिज टाइम, या ड्यूरिंग हिज पीरियड, ड्यूरिंग हिज पीरियड द फर्स्ट, फर्स्ट पर्शियन, पर्शियन treatise, treatise on Indian music, Indian music was, म्यूजिक नाम लिख लीजिए, म्यूजिक लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही was written by, was written by नाजिम अहमद, नाजिम अहमद, नाजिम अहमद। ठीक है, यहां पर देखेंगे दूसरी चीज क्या है। इसी के समय, इसी के समय
मियाँ भूया ने, उसने भी 2 ग्रंथ लिखे, इसका वजीर था मियाँ भूया। इसी के समय मियाँ भूया ने 2 ग्रंथ लिखे और उन दोनों का नाम क्या है? एट ड्यूरिंग हिज टाइम मियाँ भूया रॉड टू ट्रिटाइज, और उनका नाम क्या है? एक का नाम है फरहंग ए सिकंदरी, सॉरी फरहंग, फहरंग नहीं, फरहंग ए सिकंदरी, जो कि आयुर्वेद पर था, आयुर्वेद पर। फरहंग ए सिकंदरी किस पर था? आपका मेडिसिन पर। और दूसरा उसने लिखा आपका तिब्बत ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी, जो कि किसके बारे में था? ये सिकंदर लोदी के बारे में था, तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है, तो लिख लेंगे ना, मियाँ भूया रोड टू ट्रिटाइज एट द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी। और मियाँ भूया के बारे में आपको पता होना चाहिए। मियाँ भूया जो है इसका कौन था? पीएम था, यानी कि वजीर था। मियाँ भूया कौन था? वजीर। किसका वजीर है? सिकंदर लोदी का वजीर है। और इसी वजीर ने मोठ की मस्जिद भी बनवाई थी, मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद जिसको आपका दाल मस्जिद भी कहा जाता है। और कहाँ पर है ये? दिल्ली में। मोठ की मस्जिद दिल्ली इसी ने बनवाई थी, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। मोठ की मस्जिद बनवाई। और क्या बोलेंगे, इसने आपका सिकंदर लोदी ने बहुत सारे कार्य भूमि सुधार के लिए भी किए। तो भूमि सुधार के लिए जैसे अकबर भी बहुत सारे काम करेगा आगे जाके, जब हम आपको बताएंगे। तो इसने क्या किया कि भूमि को मापने का काम किया, और उसके लिए एक स्केल लेके आया जिसको बोलते हैं गजे सिकंदरी। 30 इंच का वो स्केल था। तो भूमि मापने का भी काम इसने किया, ताकि भूमि की उपज बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है और भूमि की माप हो पाए। नाप के लिए, नाप के लिए गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया, गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया, पैमाना शुरू किया। फॉर मेजरमेंट लैंड्स, फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट लैंड्स, लैंड्स भूमि को नापने के लिए, ठीक है। गजे सिकंदरी, गज ए सिकंदरी वाज स्टार्टेड, सिकंदरी वाज स्टार्टेड, पहला काम। दूसरा, योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था, यानी अपने यहाँ पर ये चुनता था कि भाई कौन योग्य व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था, आर्थिक सहायता देता था। 6 महीने में चुनते थे कौन व्यक्ति हैं, तो उन सबको फाइनेंशियल एड देता था। फाइनेंशियल एड वाज गिविंग टू डिजर्विंग पर्सन्स, टू डिजर्विंग पर्सन्स। और 6 महीने में इनकी एक सूची तैयार होती थी, ठीक है। डिजर्विंग पर्सन को मदद देने का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है। और हमारे देश में योग्य व्यक्तियों को क्या होता है? हमारे यहाँ पर जो भीड़ है वो किसके लिए होती है? बहुत जगह योग्य के लिए भी होती है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था बहुत पुराना, शायद आपने भी देखा हो, क्योंकि एल्गोरिदम लगभग हम तुम सबकी सेम ही है। मैडम क्यूरी का, उस सभा में मतलब इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए थे। मैडम क्यूरी का जब प्रवेश हुआ तो सभी लोग, मतलब वहाँ पे तुम उस वीडियो को देख के महसूस कर लोगे कि आईक्यू लेवल क्या है उस असेंबली का, वो महसूस हो जाएगा तुम्हें। जैसे बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ पर जो धरोहर है, धरोहर का मतलब जो उनके देश के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बीमारियों से अपने देश को बचाया कभी ना कभी, उनके जो वंशज हैं, या जिन्होंने देश को रक्षा के रूप में जो मजबूत किया, उनके जो वंशज हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। इवन उनको सिक्योरिटी होती है उनके पास में। प्रोफेसर्स जो होते हैं, देश के चर्चित प्रोफेसर्स जो अवार्ड पाए हुए हैं इंटरनेशनल कुछ, उनको वो
सिक्योरिटी देते हैं। और हमारे यहाँ पर सुरक्षा किसके पास होती है, बड़े चिंता की विषय है। अगर मैं अभी इसी कक्षा में अगर पूछना चाहूँ, एक तो वो वैज्ञानिक जिनके नाम पर फिल्म ना बनी हो, जिनके नाम पर फिल्म ना बनी हो। दूसरे, हमारे यहाँ पर जो जिन्होंने किसी भी प्रोग्राम को जन्म दिया, चाहे वो होमी जहांगीर बाबा हों, चाहे मैं आपसे बोलूँ विक्रम साराभाई हों, ठीक है, या एपीजे अब्दुल कलाम हो, या सतीश धवन हो, इनको छोड़ करके और जिनके जीवन पर मूवी ना बनी हो, ऐसे 5 वैज्ञानिकों के नाम आप मुझे बता सकते हैं जो इस समय देश के लिए बेहतर काम कर रहे हो, यानी कि आगे आने वाले 100, 200, 400, 500 वर्षों में हमारा देश बेहतर बनेगा इस क्षेत्र में। तो उस तरह के डॉक्टर्स के नाम या वैज्ञानिकों के नाम आप जानते होंगे, सीरियसली बताना, सच सच बताना, हाँ या ना। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम चर्चित नाम है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि जी मैं तो ये जानता हूँ डीआरडीओ के प्रमुख का नाम, ये करंट अफेयर्स वाली बातें नहीं करनी। मैं तो इसरो के प्रमुख का नाम जानता हूँ जी, एचएएल के महानिदेशक का नाम मैं जानता हूँ, नहीं। यही देश की विडंबना है। आप किसको जानते हैं? जो रील्स में फेमस हैं, क्योंकि हम उनको जानना चाहते हैं, हमारे वो डेली रूटीन का हिस्सा हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो देश में क्या बहस चल रही है इस समय पर? तो हमारे देश में विज्ञान पे बहस नहीं चल रही है। हमारे नेता बहस किस बात पर कर रहे हैं कि राणा सांगा बाबर को इनवाइट किए थे, हाँ या ना, सिर्फ इतनी बहस। मतलब हम बहस कर रहे हैं किस पे, जो 500 वर्ष पुरानी चीज है। क्योंकि नेताजी को इस बात के लिए आपने चुना था कि कल को आप संसद में जाकर के एक बहस ऐसी देंगे जिससे एक धार्मिक उन्माद पैदा हो या जातियों के बीच का एक अंतर पैदा हो। तो नेताजी को इसलिए तो हमने भेजा था चुन करके पार्लियामेंट में। अभी बात करेंगे उस विषय पर जब हम इब्राहिम लोदी बात करेंगे, ठीक है। तो योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता ये देता था। अब इसकी रोक कैसी थी, याद रख लेना। पीरो, याद रखना, यह एक धर्मांध व्यक्ति था। सिकंदर लोदी धर्मांध व्यक्ति था। यही वो व्यक्ति है जिसने ज्वालामुखी नगर कोट के मंदिरों को तोड़कर क्या कसाईयों को दे दिया था, मूर्तियों को। मथुरा के मंदिरों में इसने लूट की, मथुरा के मंदिरों को इसने तोड़वाया, चंदेरी के मंदिरों को इसने तोड़वाया, थानेश्वर हरियाणा का जो पवित्र कुंड था वो इसने नष्ट करवाया। इतना उन्माद था इसके अंदर कि इसने अपने दुश्मन मानता था ये जौनपुर के लोगों को। तो जौनपुर में तो सरकी वंश ने मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद तक को भी इसने तोड़वा दी। इतना मतलब धर्मांध व्यक्ति था ये, ठीक है। धर्मांध समझते हैं, जो धर्म का अंधा हो। धर्म से मतलब, अगर मैं आपसे कभी पूछूं धर्म की परिभाषा क्या है, तो तुम मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ना बताना। धर्म का मतलब है सही। सिर्फ एक शब्द में उसका अर्थ निकलता है सही। सही क्या है? वही धर्म है। जो सही है वही धर्म है। सिर्फ इसके परे सारी परिभाषा मनुष्यों ने गढ़ी है, अपने अपने लाभ के लिए गढ़ी हैं, अपनी सत्ता पाने के लिए गढ़ी हैं, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए गढ़ी हैं। और हम तुम जैसे जितने भी लोग हैं जिनके पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, हम सबका दोहन हुआ है। सबने अपने अपने तरीके से किया है ना। और वो होता रहेगा। उसके बारे में तो तुम विचार करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए तो बोलते ना, भगत सिंह जी का स्टेटमेंट है कि क्रांति कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, क्रांति के लिए तो हजारों व्यक्तियों का समूह चाहिए। और आजकल का छात्र क्रांतिकारी किसे समझता है? जो अपने फायदे के लिए उसके सामने रो धो करके तरह तरह से फैब्रिकेशंस करे स्टूडेंट के सामने, तो वो समझ लेगा यार ये आदमी तो क्रांतिकारी है, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत क्रांतिकारी आदमी है। आजकल के स्टूडेंट्स क्रांतिकारी भी उन्हीं को समझते हैं। किसी की एक रील देख ली, वो उसमें बहुत जबरदस्त बोला, तो उसने बोला कि यार क्रांतिकारी। मैंने एक व्यक्ति के भाषण को, मैं बहुत मतलब रिसर्च करता हूँ माइंड सेट को, मैंने उसमें देखा, उसमें लोग बोल रहे थे कि हम तो तुमको पीएम देखना चाहते हैं।
मतलब एक व्यक्ति का 30 सेकंड का जो ओजस्वी या तेजस्वी संवाद है वो उसको प्रधानमंत्री होने के लिए योग्य बना देता है, और हमारे लिए वो क्रांतिकारी हो जाता है। क्रांति का मतलब होता है दोस्त, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि क्रांति का कम से कम शब्दों में आप मुझे अर्थ बताओ, आप कहना एक बेकार व्यवस्था को सही व्यवस्था में बदल देना या बदलने का प्रयास करना क्रांति है। बदल जाए तो क्रांति सफल, और अगर ना बदले तो तब भी वह क्रांति ही है, बेशक असफल हो, है तो क्रांति ही। तो यह एक धर्मांध व्यक्ति था, यहां पे लिखेंगे पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने से रोक लगा दी। इसने बोला कोई नहीं जाएगा यहां पे, लगा दी, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया मतलब इस बात को। तो क्या बोलेंगे, प्रोहिबिटेड टू गो ऑन मजार्स। मजार समझते हैं ना, मजार, या बोल दे टॉम बोल दो और आसान हो जाएगा, वही बात है। गो ऑन टॉम ऑफ पीर्स एंड सेंट्स। जो मुंडन होता था गंगा यमुना के किनारे, उसको रुकवा दिया इसने। गंगा यमुना स्नान जो होता है, बोला इसको रोको। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी, स्नान पर रोक लगा दी। अब मैं तुमसे बोलूं कुछ गंगा यमुना स्नान पर, बताओ। स्टॉप्ड द यमुना गंगा बाथ। आगे आएंगे। मुहर्रम में ताजिए निकलने बंद कर दिए। ताजिए समझते हो, थम्स अप करके बताएं। ताजिए निकलने बंद कर दिए, बंद कर दिए, बंद कर दिए। स्टॉप्ड द प्रोकेशन, स्टॉप्ड द प्रोकेशन ऑफ ताजिया ड्यूरिंग मुहर्रम। तो जब उसने बहुत सारे लोगों पर रोक लगाई, तो कोई भी जब राजा रोक लगाता है तो इसका मतलब है राजा अपने दंड विधान को, यानी कि अपनी शख्सियत को बहुत ऊंची करना चाहता है। कह रहे यस सर बताओ, मैं बताऊंगा ही नहीं तुमको कुछ। कह रहे हाँ सर बताओ। तुम क्या चाहते हो कि तुम मेरी एक रील कट करो और फिर मुझे उस पैमाने में तोला जाए कि नहीं इस आदमी ने सही बोला और इस गलत बोला। जिनकी बुद्धि अविकसित है कल वो बताएं कि मैंने कहाँ गलत बोला, और जिनकी बुद्धि विकसित है वो विचार तक ना करें, तो मैं क्यों बोलूं। ठीक है, तुम्हारी अपनी सारी चीजें हैं, जो तुम चुनाव करो वो सही है। मुहर्रम में ताजिए निकलने बंद कर दिए। देखो ताजिया क्या होता है मुहर्रम में, आप सब जानते होंगे कि भाई जो मोहम्मद साहब थे उनके एक उत्तराधिकारी हुए याजिद। तो याजिद मतलब तलवार के दम पर बहुत प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, और तलवार के दम पर ही आपका इमाम हुसैन को झुकाना चाहा। इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नाती थे, नवासे थे। तो जो इमाम हुसैन हैं वो चले गए आपका अपने 72 साथियों के साथ में। तो जो करबला में मतलब इस्लामिक जगत में इमाम हुसैन उनकी शहीदी कही जाती है कि भाई उनकी शहीदी के लिए करबला को याद किया जाता है, और कभी करबला को ना भूलें, कभी इमाम हुसैन को ना भूलें। तो इसलिए वो लोग क्या है, शोक प्रकट करते हैं, इस त्योहार में शोक प्रकट करते हैं अपना, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये कौन से मुस्लिम लोग हैं, ये सिया, जो सिया संप्रदाय के लोग हैं। जो सुन्नी मुसलमान है, यानी कि सुन्नी मैंने बताया जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से सीधे सीधे इंस्पायर थे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं सब लोग कि भाई नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। ताजिया मतलब एक ऊंचा सा बनाते हैं, आपने देखा होगा।
काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है, बहुत जगह ताजिया बनाया जाता है, ताज के जैसा, ऐसा ताज होता है ना ऊपर को, देखा है? यस और नो? मुहर्रम में ताजिए निकलने बंद कर दिए। ओके, तो यही इसके बारे में है। इसने कहा था बोलो भी फटाफट से। बहुत शानदार। इसने कहा था अपनी शक्ति के बारे में, सिकंदर लोदी का प्रभाव कितना था इसके शासन में, समझो। इसने कहा था कि अगर मैं किसी गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे सरदार उस पालकी को अपने कंधों पर उठा करके ले जाएंगे। मतलब गुलाम बैठा हुआ है पालकी के अंदर और सरदार उठा के ले जा रहे हैं, तो इसके सरदारों में इतना भय था। ये सिकंदर लोदी है, उसने इसको स्थापित किया। यानी आप समझ सकते हैं दिल्ली के जो प्राचीन शासकों की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको इसने वापस पाया। ठीक है, आगे चलें। गले की बीमारी के कारण किस वर्ष में डेथ हुई इसकी बताओ? गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई। इट, क्या बोलेंगे, ही डाइड ड्यू टू थ्रोट डिसीज। थ्रोट डिसीज। और इसका मकबरा याद रखना, इसका टॉम कहां पर है? मकबरा है इसका लोधी गार्डन। और लोधी गार्डन कहां पर है? लोधी गार्डन भैया आपका दिल्ली में है। लोधी गार्डन, जिसको पहले आपका लेडी विलिंगडन पार्क कहा जाता था। अंग्रेज थे हमारे देश में, अपनी घरवाली के नाम पर 1931 से 36 तक जो वाइसराय था उसने अपनी घरवाली के नाम पे पार्क रखवा दिया, लेडी विलिंगडन। पहले जो नाम होता था इसका पार्क का वो था लेडी विलिंगडन, लेकिन आज़ादी के बाद इसको लोधी गार्डन कर दिया गया। लेडी विलिंगडन। नाम अक्सर बदलते रहते हैं, आपने देखा होगा, राजनीतिकरण होता रहता है नामों का, कुछ भी नाम बदल देते हैं अपने हिसाब से जो ठीक लगे। जैसे जो मुगल गार्डन था, देश की आज़ादी के बाद तक किसी को नहीं लगा, और अभी उसका नाम क्या हो गया? मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। तो सरकारें अपने हिसाब से नाम बदलती हैं। ठीक है, देश बदले ना बदले, नाम बदल जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, पहले नाम इसका लेडी विलिंगडन पार्क हुआ करता था, पार्क। मकबरा इसका लोधी गार्डन है, लोधी गार्डन। तो गले की बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई, याद रखना ना। सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्तियों का बहुत जिक्र आता है। सिकंदर लोदी के समकालीन contemporary persons ऑफ सिकंदर लोदी। तो इसमें एक नाम तो आएगा आपका, कौन? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के लिए पूजनीय है, आप जानते हैं। पहले सिख धर्म में आपका कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। तो पहले गुरु कौन है? वो गुरु नानक देव ही हैं। वो इनके समय पे थे, जब हम आपको सिख धर्म पढ़ाएंगे और वहाँ की टीचिंग्स पढ़ाएंगे तब समझाएंगे उस बात को, है ना। गुरु नानक, कबीरदास, और आपका गुरु नानक, कबीरदास, राणा सांगा। गुरु नानक जी इनके समय पर हुए, कबीरदास जी इनके समय पर हुए, और राणा सांगा जी इनके समय पर हुए। ये इनके समकालीन व्यक्ति हैं। कबीरदास जी को कौन कौन जानते हैं? उनकी रचनाएं जरा बताएं। कबीरदास जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? किसी एक पुस्तक का नाम लिखें। जैसे गुरु नानक जी की बुक है आपका, इनकी बुक का नाम है, वो भी इसी के समय सिकंदर लोदी के समकालीन है, जपू जी। कबीरदास जी की जो पुस्तकें हैं वो भी समकालीन हैं, सिकंदर लोदी के ही। दरअसल में उनके शिष्य थे धर्मदास। कबीरदास जी ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, और वो तो लिखते ही हैं, मेरे कभी जो कागज कलम कभी मैंने उनको सबको छुआ तक भी नहीं है। तो भैया उन्होंने कहाँ से लिख दी? तो इनके एक शिष्य थे जिन्होंने लिखा है साखी सबद रमेनी। इसने, इनके शिष्य धर्मदास ने इनका संकलन किया था इनकी वाणियों का, कबीरदास जी का। अच्छा, कबीरदास जी को कभी किस किस ने पढ़ा है या कभी कुछ जाना हो? ठीक है, कबीरदास पे कभी तुमको थॉट जानने हो तो आप हालांकि स्वतंत्र हो। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरा जो कहना है, मैं जो आपसे कहूं, जरूरी नहीं है आप उस बात को माने, आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर सोच पाएं, या मतलब आप स्वतंत्र हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। कभी भी मतलब मेरे अध्यापन के दौरान जो भी मैं कुछ कहूँ, ऐसा नहीं है कि वह एकदम से सत्य ही होगा।
कि जो मैं बोल दूं वही सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने भी कहीं से जाना ही होगा, पढ़ के जाना होगा, और आप भी कहीं से पढ़ के ही जानोगे, या हमसे पहले जिन लोगों ने जाना है उन्होंने भी इसी तरह जाना था, हमारी ही तरह। ठीक है, कोई दिव्य अनुभूति किसी को नहीं हुई, या जिनको दिव्य अनुभूति हुई भी, जिनके बारे में वर्णन है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध हो, तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में जो उनकी बातें हैं, तो उनकी बातें या सिद्धांत जो उन्होंने कहे, उनके जो फॉलोवर्स हैं पूरी तरह से उनको भी नहीं मानते हैं, है ना। तो किसी के कहने के बाद में उसको मानना या मानना, ये स्वतंत्रता आपकी है। ओके, तो सिकंदर लोदी के समकालीन कवि कौन कौन से हैं? आपका कबीरदास, इनको याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब इसने आपका गुजरात, वहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र को जीता, तो मैंने आगरा शहर के बारे में आपको बताया नहीं बताया? अभी नहीं बताया ना, तो वो भी नोट कर लेना इसको, है ना। इसने, जब मैंने बताया था तभी इसने आगरा को बसाया। इसने 1504, जो बादलगढ़ का किला मैंने आपको बताया, 1504 में आगरा की स्थापना की, या आगरा, अब आप कहेंगे आगरा पहले से नहीं था क्या? तो स्थापना का मतलब होता है उसको एक व्यवस्थित तरीके से सेट करना। आगरा की स्थापना की, ही established द आगरा, आगरा इन 1504। और यहाँ पर एक फोर्ट उसने बनाया था, एक फोर्ट है, किला, बादलगढ़ का किला। तो कभी पूछा जाए बादलगढ़ का किला किसने बनवाया आगरा में? बादलगढ़ किला तो ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ओके, इसने 1506 में, 1506 में आगरा को, आगरा को राजधानी बनाया, मेड आगरा एज हिज कैपिटल इन 1506। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद में जो शासक आया, इसके बाद में जो शासक आया वो आया आपका कौन? लिखना, इसकी जब डेथ होगी तो इसके बाद में शासक आया इब्राहिम लोदी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं। किस वर्ष में डेथ हुई है उसकी? 1517 में। तो ये 9 वर्ष के लिए शासक है, 1517 से लेकर के और 1526, 21 अप्रैल 1526 को इसकी डेथ होगी पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी। पहली बात तो यहाँ पर समझे कि इब्राहिम लोदी है कौन। दरअसल में जो आपका सिकंदर लोदी है, उसके 2 बेटे सिकंदर लोदी। समझना, थोड़ी देर के लिए पेन को शांत करें, अपने कमेंट को रोक दें। चलो मैं आपसे एक बार ये बोलता हूं कि आप अभी अपने कमेंट्स को रोक दें। तो क्या ये आप कर पाएंगे अगले 5 मिनट में? और आपका शून्य कमेंट आना चाहिए। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के 2 बेटे, एक तो इब्राहिम लोदी और एक बेटे का नाम है उसके का जलाल खान। क्या? जलाल खान। ये दरअसल में कौन था? ये छोटा था, और IL4 इब्राहिम लोदी ये था बड़ा। तो जैसे ही डेथ हुई इब्राहिम लोदी की बीमारी की वजह से, तो एकदम से सभी सरदारों की सर्वसम्मति से, भाई साहब, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे छात्रों ने अभी कमेंट रोक के दिखाए थे। अभी आप स्वतंत्र हो, आपकी किसी भी स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। ओके, 1506 में राजधानी बनाई दोस्त। क्या बोलेंगे? तो इब्राहिम लोदी जो बड़ा है, तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई। तो जो यहाँ पर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये हमारे छात्र हमारे लिए ही कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो यहाँ पर मीटिंग हुई, अब समझे जरा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना। तो इब्राहिम लोदी जो बड़ा है, तो यहाँ पर मीटिंग हुई कि भाई इब्राहिम लोदी जो शासक बनेगा वो बनेगा दिल्ली का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला ठीक है, और इसको बोला गया कि भाई ये जौनपुर को चलाएगा, ये छोटा है तो इसको जौनपुर मिलेगा, क्योंकि जौनपुर को जीत चुका, बहलोल लोदी ने जीत लिया था उसको। जीत लिया था या नहीं जीत लिया था? आप कहेंगे हाँ जीत लिया था। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई एक काम करते हैं, इसको ये देंगे।
तो शुरुआत में इसने भी डिसीजन को मान लिया कि ठीक है, छोटे भाई को तो मिलेगा आपका, उसको जौनपुर मिलेगा। अब जैसे ही उसका भाई जौनपुर चार्ज लेने के लिए चला गया तो वो पहुंचा कालपी। कालपी पहुंचा ही था वो आपका यूपी, मतलब ऐसे समझो आधे यूपी में पहुंचा। तो इसके दिमाग में खुराफात आई। इसने सोचा यार कल जौनपुर में राजा बनेगा, कल को फिर शक्ति आपका इकट्ठी करेगा और शक्ति को इकट्ठी करके कल को फिर तुझको चैलेंज करेगा। तो वो रास्ते में कालपी पहुंचा ही था, बोला अरे छोटे वापस आ जाओ, रिटर्न टू दिल्ली। अब छोटे को जो कुछ सरदारों ने बता दिया, बोले भैया तुम्हारा तो गेम बजाना चाहता है वो, तुमको तो वो मारेगा। तो वो कालपी में ही, मतलब जौनपुर पहुंचा भी नहीं और कालपी पहुंचते ही उसने खुद को वहां पर राजा घोषित कर दिया, जलाल खान ने। और तो फिर दोनों के बीच में वॉर हुआ। और वॉर हुआ तो उसने इसको बंदी बना लिया छोटे को। इसके शुरुआती शासन की कहानी है कैसे बैठा। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आई थी। क्या बोला, ये कहाँ पहुंच गया था, तो इसने खुद को स्वयं को कालपी में राजा घोषित किया था। कालपी में राजा घोषित कर दिया था। जब उसने वापस बुलाया तो उसने बोला यहीं घोषणा कर देता हूँ, वहां तक पहुंचू ना पहुंचू, घोषित कर दिया था। ठीक है। और फिर इसने क्या करवाया था, इसको हराया, गिरफ्तार करवाया और लास्ट में इसको पॉइजन दे दिया, जहर दे करके इसको मरवा दिया। बाकी सुल्तान सतर्क हो गए। देखो बहलोल लोदी ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया था अपने सुल्तानों के साथ में। सिकंदर लोदी ने जब आपका हराया तो उसने मतलब अपनी आर्मी की वजह से या अपनी कूटनीति की वजह से उसने बाकी लोगों को हराया। ये भाई साहब क्या करना चाह रहा है, इब्राहिम लोदी, ये जबरन सबको जहर देना चाह रहा है। तो आप समझिए, जो अपने भाई को जहर दे दे या जो समझौते के बावजूद समझौते को पलट दे, तो उस व्यक्ति की जो मतलब जो चरित्र है उस व्यक्ति का, क्या वो एक विश्वसनीय व्यक्ति का चरित्र रहा होगा? उस समय के सरदारों में क्या मैसेज गया होगा कि इससे तो कुछ भी तय हो लेगा, ये अभी कुछ कहेगा तो कल उसको नहीं मानेगा। एक तो मैसेज ये गया, ये तो कभी भी संधि को तोड़ सकता, और जो अपने भाई को मरवा सकता वो किसी को भी मरवा सकता है, वह किसी का सगा नहीं हो सकता। भाई जो अपने परिवार के साथ गद्दारी कर दे वो किसी अन्य व्यक्ति का क्या सगा हो सकता है? ऐसे तो उदाहरण तुम्हें शायद ही कोई मिले। तो वहां के जो सरदार थे वो सतर्क हो गए। अब इसकी एक मूर्खता और देखो, एक मूर्खता तो है ही इसकी। जो मियाँ भुइया था, जिसको मैंने कहा था कि वो वजीर है, किसका वजीर था मियाँ भुइया? सिकंदर लोदी का। तो मियाँ भुइया का सिर्फ इतना दोस्त था कि वो बूढ़ा हो चुका था, उसने बहुत अच्छा शासन चलाया था, सिकंदर लोदी की बहुत हेल्प की थी। इसने उसको जेल में डलवा दिया, बोला बूढ़ा आदमी है, इसको बाहर नहीं छोड़ सकता, वजीर के पद से हटा के अगर बाहर छोड़ूंगा तो ये विद्रोह कर सकता है, इसको जेल में डलवा दूं। तो वो व्यक्ति जिसने सेवा की लोदी वंश की, उसको जेल में डलवा दिया, बुजुर्ग आदमी, क्योंकि अब ये संभालने के लायक नहीं रहा है। दूसरी मूर्खता। तो बाकी सब क्या सोचेंगे सरदार, अभी जो हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए लॉयल रहे, मतलब वो अपना जीवन दे दे उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को पीक पे देखने के लिए, शीर्ष पे देखने के लिए अपना जीवन दे दे, और वो व्यक्ति अंत में ऐसा इनाम दे दे, तो बाकी सब लोगों में क्या मैसेज जाएगा? समाज में जो उदाहरण है ऐसे ही तो बनते हैं। मुस्कान का केस हो गया, अभी आपने सुना होगा, मेरठ में सबने सुना। हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि तुम उस हिंदुस्तान को बदलना चाह रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये जो लोग हैं ये क्रांति कर देंगे, जो मीम्स बना रहे हैं मुस्कान के नाम पर, लोगों को दुख नहीं है। मतलब लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कितना निरसंस कार्य हुआ है, इस पर थोड़े गम की स्थिति होनी चाहिए, थोड़े दुख की स्थिति इस पर होनी चाहिए। लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं, नीले ड्रम पर मीम्स बन रहे हैं इस देश में। आप इनकी बौद्धिक चेतना की बात कर रहे हो कि ये उठ जागेंगे। स्वामी विवेकानंद जी इस वर्ग के लिए बात कर रहे थे कि उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो तब तक मत रुको। आपको लगता है ये वर्ग जो इस बात पर हंस रहा है, इस बात पर बनी वीडियोस और मीम्स को वो दबा के शेयर कर रहा है, जिस पर इनकी प्रतिक्रिया जो है वो हास्यात्मक है, हंसने की है कि या ये वर्ग कभी क्रांति कर पाएगा? ये घटना जब उसके घर में घटेगी
तब वो शायद अकेला भी गमगीन होगा और उस समय बाकी समाज भी हंस रहा होगा, क्योंकि हमने उस स्थिति को हास्यास्पद बना दिया है। हमारी चर्चा में वो इंसिडेंट, वो किस्सा एक हास्य किस्सा बन चुका है। उस पर विचारने तो कोई तैयार नहीं है कि ये कितने दुख की घटना है। जब आपके घर में ये घटित होगी तब क्या होगा। और फिर इतने बड़े विचारक आ जाते हैं कि किसी एक स्त्री के गलत कृत्य से पूरी स्त्री जाति को प्रसन्नचिन्ह लगा देते हैं। पर वो ये भी नहीं सोचते हमारी माता भी इसी में आती है, हमारी बहनें भी, हमारी भाभी भी इसी में आती हैं। तो आप उस समाज में क्रांति और चेतना की बात कर रहे हैं कि ये जाग उठेगा। आचार्य प्रशांत लगातार बोल रहे हैं कि ये वर्ग जो है जाग उठेगा। मैं ये कहता हूं कोई नहीं जागेगा। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने पतन की ओर जाएगा, ये निश्चित है। कोई नहीं जाग सकता, और जागेगा तो वो अपना निजी हित या अपना निजी जीवन संवार पाए, वो बहुत कम लोग होंगे। कितने, मतलब मैं कहूं, जे कृष्णमूर्ति कहते कहते चले गए, ओशो कहते कहते चले गए, कितने सोशल रिफॉर्मर्स, ज्योतिबा फुले जी कहते कहते चले गए। इस देश की आर्थिक तरक्की तब होगी जब तुम इस देश में जाति पाति जैसी चीजों को बंद कर दोगे। कितने रिफॉर्मर्स ने कहा, किसी ने अप्लाई किया। तो सुनना और सुन के अच्छा लगना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसको अप्लाई करना वो बड़ी कठिन चीज है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोले, एक बच्चा बोले कि भैया इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तुम देखो ना शिक्षितों को, कैसे शिक्षित हैं। शिक्षितों को ही देख लो तुम। एक अनपढ़ आदमी वो रील्स बनाता है क्या? वो मीम्स बनाने जानता है क्या? अनपढ़। कुछ ना कुछ तो शिक्षा रही होगी, तभी उसमें शामिल है दोस्त। बड़े विचारने की बात है, ध्यान देना। अब यहां देखो, इब्राहिम लोदी गद्दी पर आता है तो क्या मैसेज गया इसके द्वारा? यानी कि कुछ भी सोसाइटी में जो एक्ट आएगा उससे हम कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे। तो इब्राहिम लोदी के एक्ट से कुछ ना कुछ प्रेरणा ली। तो जो प्रेरणा ली है यहां सब लोगों ने, वो क्या प्रेरणा ले ली कि ये कैसा आदमी है इब्राहिम लोदी, क्या इमेज गई है इसकी? तो आप कहेंगे भैया इसने जो मियाँ भुइया है, मैंने आपको बताया मियाँ भुइया को कैद करा लिया। बोले बैड मैसेज जाएगा, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल बैड मैसेज जाएगा। आजम हुमायूं कौन है बताओ? आजम हुमायूं को इसने कैद कर लिया। तो यानी कि जो लोग उत्तराधिकारी थे, अच्छे लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह नहीं हुई कि इसने इन दोनों को कैद किया। आजम हुमायूं याद है, मैंने कहा था बयाजिद खान का बेटा था, बयाजिद खान की डेथ हो चुकी थी। तो ये जो आजम हुमायूं है, ये दोनों के दोनों जब कैद किए गए तो इनकी कैद हालात में मौत हो गई, डेथ हो गई। अब इससे तो लोग भड़क गए। अब इससे जब लोग भड़के तो बिहार में एक शासक का उदय हुआ जिसको बोलते हैं बहार खां लोधी। उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है। तो इसके समय पे जो स्वतंत्र शासक हुए उन्होंने कहा कि भाई हम इसके अधीन सरदार नहीं रहेंगे। तो स्वतंत्र शासक हुए आपके कौन? वो था आपका बहार खां लोधी। बहार खां लोधी कहां पर था? बहार खां लोधी बिहार में। तो इसने अपनी सेना ही भेजी, इब्राहिम लोधी ने कहा कि भैया बहार खां लोधी ऐसे कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को अनाउंस कर रहा है, इसको जाकर के इसका सप्रेस करो, इसको दमन करो। लेकिन बहार खां लोधी कहते हैं कि अवध से लेकर के बिहार तक के समस्त सरदार उसके साथ में हो गए और उन्होंने इब्राहिम लोधी की सेना को हराया। इब्राहिम लोधी घबरा गया जब उसने देखा ना उसी की सत्ता में, भाई सिकंदर लोधी ने उसको बहुत मजबूत किया। इब्राहिम लोधी भी वही बहका शासन बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने अपने सरदारों का विश्वास खो दिया। अगर तुमने अपने नजदीकी व्यक्तियों का विश्वास जो तुम्हारे लिए लॉयल हैं एक बार खो दिया तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तो बहार खां लोधी, अब इसने कहा कि इसके समय पर एक पंजाब में था आलम खां लोधी। पंजाब में कौन था इसके समय पर? पंजाब में था आलम खां लोधी। नहीं सॉरी, पंजाब में था दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी तो वो है जो भाग गया था। दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी को इसने बुलाया। कहता है कि यार ये बहार खां लोधी परेशान कर रहा है हमको, इसको जाकर के देखो थोड़ा। लेकिन ये तो जानता था
विश्वास इसका भी खो चुका होगा, ये भी तो एक गवर्नर है। दौलत खां लोधी बोला अच्छा बेटे हमें पागल बनाना चाह रहा है, हमारे साथ खेलना चाह रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खेलना चाह रहा है। बोला तेरे कब्जे में नहीं आऊंगा। इसने अपने लड़के को भेज दिया दिलावर खां लोधी को। दिलावर खां लोधी को इसने बोला कि भाई जाओ, जाकर के बाहर खां लोधी को चुप कराओ। तो वो उधर गया अटैक के लिए, उसमें सफल नहीं हुआ तो उसको दंडित करा। वो वापस भाग के पहुंच गया अपने पिता के पास। उसने बोला इसके चक्कर मत आ जाना, बहुत खराब आदमी है पापा। पापा जी बहुत खराब आदमी है। अब पापा जी ने सोचा यार अब तो ये आएगा, इसने मुझको बुलाया है, मैंने मना भी कर दिया, तो स्थिति क्या है। एक तरफ तो बिहार में से आवाज उठ रही बाहर खां लोधी की, इब्राहिम लोधी पीछे हटने को मजबूर है, इसीलिए तो हेल्प मांग रहा है। और यही वो समय है जब सिकंदर लोधी, उसकी बात समझना, सिकंदर लोधी ने जब आगरा की स्थापना कर दी थी तो सिकंदर लोधी चाहता था कि वो राजस्थान की तरफ जाए। तो इसका जो बेटा आया इब्राहिम लोधी, इसका भी ये सपना था कि अब राजस्थान की तरफ जाया जाए। लेकिन इसका सपना कब जागृत हुआ, याद रख लेना। इसने क्या कर लिया था इब्राहिम लोधी के बारे में, पहले छोटी सी चीज याद रख लो यहां पर। इसने ग्वालियर को जीता। अगर ये तथ्य आपको याद रहेगा तो चीजें आसान रहेंगी। इसने ग्वालियर को जीता। तो ग्वालियर को अब तक कोई जीत पाया था क्या? मैंने कहा था कि इससे पहले तो उसका ट्रीटी साइन हुआ राजा मानसिंह का 80 लाख का टांक में, है ना, टंका दिया उसने। ही वॉन द ग्वालियर। ग्वालियर, और ग्वालियर इसने किससे जीता था? वर्सेस विक्रमजीत सिंह। और इस तरह ये सफल हो गए। और जैसे ही इन्होंने ग्वालियर जीता, इनके तो भैया शुरुआती मतलब 1500, जब ये गद्दी पर बैठा 1517 में इसने जीत लिया उसको। अब इसका तो विजन क्या था सर? डेट पर क्या है, 26, आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। अरे ये कल का वो पीडीएफ होगा, कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे भैया। अब तुम ये ना सोचना भैया तुम 26 तारीख में, पिछली ही क्लास हमारी चल रही है, मैं लाइव ही हूँ आप सब लोगों के सामने। सोनिया सेजल, रोली रावत, यसी व्लॉग्स, सिन सिन, यदुवंशी, वो पिछली वाली पीडीएफ उन्होंने, कल क्लास नहीं हो पाई तो वो लगा दी, है ना, यहाँ आएंगे। तो इसने ग्वालियर को जीता वर्सेज विक्रमजीत सिंह। ठीक है, ही वॉन द ग्वालियर। और विक्रमजीत सिंह को जीतते ही क्या विजन क्या आया? राजस्थान, कि भैया अब राजस्थान को जीतना है। तो राजस्थान को जीतने जैसे चला तो क्या है फिर 1518 का, या इसको बोलते 1517-18 का खतौली वॉर। तो बहुत बार पूछा जाता है खतौली युद्ध, खतौली वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया? तो 1518 टू 19 या 1517 टू 18, बहुत डेट इसकी मिलती है। तो ये दो लोगों के बीच में है, इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा सांगा। इब्राहिम लोधी वर्सेज राणा सांगा जी के बीच में यह हुआ। ये तो समझ गए ना कि इसने अपने सरदारों का विश्वास खो दिया था। और जब शुरुआती इसकी विजय हुई ग्वालियर की, तो इसने सपना देखा, तो यहां पर विजय जो हुई वो राणा सांगा जी की हुई। विजय, जीत किसकी हुई है? राणा सांगा जी की जीत हुई। राणा सांगा इसमें सफल हुए। कहते हैं कि उसी युद्ध में वो घायल हुए, लेकिन फिर भी विजयी हुए। और बहुत सोर्सेज में तो ये बताया जाता है कि 2 बार युद्ध हुआ और राणा सांगा उसमें जीते। और तब इसका जो मतलब राजस्थान की तरफ जाने का विजन था वो भी कमजोर हो गया। तो यहाँ पर जो ये 2 लोग हैं, जो आपका बिहार में और पंजाब में है, या ये पंजाब में जो दौलत खां लोधी है, ये भाग करके जाता है इसका चाचा जो गुजरात में था। क्या नाम था चाचा का? इनका फैमिली, या मैं कहूँ इब्राहिम लोधी के जो मैंने बताया था पिताजी के चाचा, चाचा आलम खां लोधी, इन दोनों ने संघ बना लिया। क्योंकि ये समझ गए भाई राणा सांगा जो है वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों लोगों का एक संगठन बना। क्या बनाया इन दोनों लोगों ने? एक संगठन बनाया। याद है ना आलम खां लोधी, मैंने कहा था वो गुजरात भाग गया रपड़ी छोड़ करके। हम सब करके बताओ मुझे। आप कहेंगे हाँ जी याद अभी है। तो इन दोनों लोगों ने जो संगठन बनाया, और इस संगठन ने फिर बाबर को इनवाइट किया। बाबर को इनवाइट किया क्योंकि ये समझ गए थे इनको पनिश करेगा। कौन पनिश करेगा इनको? या तो
इब्राहिम लोदी, या दूसरा कारण ये था कि इब्राहिम लोदी को चुनौती दे रहा बिहार से बाहर का लोदी, और दिल्ली को कंट्रोल करने का इससे बेहतर समय कुछ नहीं है। तो भैया राणा सांगा पर आरोप क्यों? राणा सांगा, देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पूर्वज रहे, हमारी सोच एक जातिगत संकीर्णता की शिकार हो चुकी है, और हमको लगता है कि हमारी जाति का महान व्यक्ति है तो महान व्यक्ति है, और अगर किसी और जाति का है तो फिर तो बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं हो सकता, या हम महान स्वीकारेंगे भी तो ना के बराबर व्यक्तियों को स्वीकारेंगे। और अपनी जाति के किसी व्यक्ति का अगर झूठा इतिहास भी व्हाट्सएप के द्वारा कोई पेश कर दे तो हमें वो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जातीय संकीर्णता हमारे मस्तिष्क में इस समाज के द्वारा भरी गई है, थोपी गई है ना, कि अपनी जाति जो है वो सबसे बेहतर है। उसके शिकार हम सब रहे हैं, हमारे आसपास का परिवेश रहा है। आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको वही सिखाया, उससे पहले के लोगों ने उनको वही सिखाया कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, हम श्रेष्ठ हैं और हम नीचे हैं। अभी भी है बहुत जगह, है ना, आप दूर देहात के गांवों में जाओगे आज भी होगा। तो उन पर प्रश्न क्यों है? देखो प्रश्न रेफरेंस है बाबर। बाबर अपनी किताब लिखता है बाबरनामा, जो उसने तुजु के बाबरी में लिखी, चगताई तुर्क में, जिसको तुजु के बाबरी हम बोलते हैं, बाबरनामा को। तो बाबरनामा में बाबर इस बात का दावा करता है कि मुझे भारत आने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया। ये बात किस में लिखी हुई है? बाबरनामा में। अब बाबरनामा को बहुत सारे जो लेखक हैं या बहुत सारी परीक्षाओं में या इतिहास के बहुत सारे लोग जब उसको पढ़ाते हैं तो वो उसको एक रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को सत्य माना जाता है। कहते हैं उसमें उसने आपका राजा कृष्णदेव और राणा सांगा को एक बहुत बलशाली शासक भी बताया है उसी पुस्तक में बाबर ने। तो कहने की बात क्या है समझना। अब आप थोड़े से मतलब कमेंट सेक्शन को रोक दीजिए और थोड़ा धैर्य से सुने मेरी बातों को। तो एक आधार तो बाबरनामा हुआ। मध्यकालीन इतिहास के सबसे अच्छे प्रोफेसर जो सतीश चंद्र है, उनको रेफरेंस माना जाता है। तो सतीश चंद्र भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में कि बाबर को दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने आपका आमंत्रित किया, और शायद राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया। शायद इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। लेकिन इसी समय पे मेवाड़ में जो पांडुलिपि हैं वो क्या कहती हैं? तो मेवाड़ की पांडुलिपि कहती हैं कि मैसेंजर बाबर की तरफ से आया, और उसके लिए राणा सांगा जी ने उस समय पे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा कि भाई हमें ये राणा सांगा चाहता है कि बाबर ये चाहता है कि वो दिल्ली आएगा। उसको दिल्ली के आने के लिए दो लोगों ने न्योता दिया है, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, और उसकी हेल्प की जाए या नहीं। तो उस समय की जो मेवाड़ की पांडुलिपि है वो ये कहती है कि उस सभा में निर्णय लिया गया कि सांप को दूध पिलाना सही नहीं है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया। तो फिर इतिहासकार इस पर विचार करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि बाबर की हेल्प उन्होंने नहीं की, इसी वजह से बाबर अपनी पुस्तक में जिक्र कर देता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो प्रश्न चिन्ह कुछ लगाएं एक वीर योद्धा के ऊपर। दूसरा जो एनालिसिस है इसका, एक पक्ष और आप विचार करें। अगर कोई शासक उस समय कमजोर हो रहा था दिल्ली में, जैसे कि इब्राहिम लोदी अपनी सत्ता खो रहा था और सभी महत्वाकांक्षी थे, आलम खां, दौलत खां लोदी बाबर को बुला के उनका विजन ये था कि भाई लूट के चला जाएगा वापस, और स्थानीय लोगों में उस समय तक समझ यही थी कि आएगा बाबर। और इधर आपका कहते हैं कि भाई शायद राणा सांगा ने इस कूटनीति के तहत मान के चलो कोई ऐसी हेल्प ली और ये सोचा कि बाबर आए और वो यहाँ पर इस केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली है इसका खात्मा हो और वो लोग वापस जाए। ऐसा विचार शायद उन्होंने रखा हो। एक वर्ग इस बात को भी कहता है कि शायद उन्होंने कूटनीति के तहत ये किया हो। तो मैं ये कहता हूं कि चाहे ये कूटनीति के तहत किया गया हो, ठीक है, या किसी ने बुलाया गया हो, तो जो विगत इतिहास की बात है उस पर टिप्पणी करना, या मान के चलो जिसने उसका अध्ययन भी ना किया हो, जिसको उसके दोनों पक्ष ना पता हो, वो कुछ भी टिप्पणी कर दे, वो एक सही चीज नहीं है। मेरा मतलब इतना इस पे कहना है कि मतलब जो प्राचीन लोग हैं, जो पूर्वज रहे, जो
किसी के लिए भी सम्मान का प्रतीक हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। उनकी भावनाओं का सम्मान भी हम सभी को होना चाहिए। हम सबको इस चीज़ के लिए मतलब एक हिंदुस्तानी होते हुए सोच रखनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी होते हुए हम क्या सोच रखें? क्यों आप बाबरनामा को ही सही मान रहे हैं? आप मेवाड़ की पांडुलिपियों का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों पक्ष लेंगे? आप कहेंगे नहीं, हमको तो उनको गद्दार कहना है, तो हम अगर पक्ष मेवाड़ की पांडुलिपियों का लेंगे तो फिर तो वो वहां पर उनका डिसीजन सही हो जाएगा, फिर तो वो महान हो जाएंगे। बाबरनामा में बाबर के शब्दों से वो छोटे होते हुए प्रतीत होते, तो हम तो बाबरनामा का ही रेफरेंस लेंगे। तो ये तो कोई सही बात ना हुई, है ना? समझ पाए? तो खतौली के युद्ध में क्या बोलेंगे? फिर एक पक्ष ये भी है कि जिन्होंने स्वयं इब्राहिम लोदी को हरा दिया हो, क्योंकि कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो इस बात को कहती हो कि राणा सांगा ने आपका इब्राहिम लोदी को नहीं हराया था। जीते हुए व्यक्ति को तो हमेशा प्रबल संभावना ये होती है कि मैं इसमें आपका कामयाब हो ही जाऊंगा। समझ पाए? खतौली का युद्ध यहां पर आएंगे, फिर क्या आता है? तो कहने का मतलब है इन्होंने बाबर को बुलाया और अभी एक लाइन में युद्ध करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत किस जगह पड़ता है? पानीपत किस जगह पड़ता है? यहीं पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ 21 अप्रैल 1526। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। क्योंकि बाकी तो बाबर कैसे आया, ओरिजिन क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि बाबर का पहला भारत की सीमा पर ये युद्ध था। वो बाबर में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उसका क्रम रहा, कैसे उसने 8 लड़ाइयाँ लड़ी भारत के लिए, 4 प्रमुख हैं जिनमें से। तो इब्राहिम लोदी और बाबर, इसमें क्या हुआ? बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई, और दिल्ली सल्तनत जिसको हम पढ़ रहे हैं पिछले 320 वर्षों का इतिहास, वो खत्म हो गया और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में मारा गया। बाकी चीज़ें हम बाबर में पढ़ेंगे कि कौन सी तोप लेके आया, उस्मानी विधि क्या थी उसकी, रूमी विधि क्या थी, तुलुगमा नीति का संचालन उसने कैसे किया। लेकिन ये युद्ध भूमि में मारा गया, इन द वॉर फील्ड। और भारत के इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि अंतिम समय तक भी इब्राहिम लोदी लड़ रहा था एक सैनिक की तरह। वो भागा नहीं। जब उसको युद्ध की में आशंका हुई कि वो हार भी जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं। ठीक है। और बाद में तो आप जानते ही हैं कि बाबर और एक युद्ध जो है राणा सांगा जी के बीच में भी होगा, उसका भी जिक्र हम करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया? दिल्ली सुल्तनत का ये क्या बन गया? अंतिम शासक हो गया। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में ही है। कहाँ पे है? पानीपत में ही है। याद रखेंगे। तो भैया क्या बोल देंगे यहाँ पर? आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम कह देंगे दी एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दी एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर है बात? तो अगली जो क्लास शुरू होगी वो हमारी कहाँ से होगी? अगली क्लास हमारी शुरू होगी मुगल वंश से, यानी कि 1526 से बाबर कैसे आया, उसका ओरिजिन क्या था, और 1526 से लेकर के 1857 तक, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो टोटल 331 वर्ष का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इन 331 वर्षों में से सिर्फ 15 वर्ष ऐसे होंगे जिनमें सूरी साम्राज्य रहेगा, यानी 331 में से आप 15 घटा देंगे तो 316 वर्षों तक मुगलों ने भारत पे शासन किया। इसी दौर में भारत में अंग्रेज भी आएंगे। ठीक है। बाकी आपका अंग्रेज क्या, बाकी विदेशी शक्तियाँ भी आएंगी, उन्होंने कैसे दोहन किया भारत का, ये सब हम जानेंगे। और आधुनिक भारत तक पहुँचते पहुँचते मैं कहूँगा तुम्हारा स्पिरिट बहुत ऊँचा हो जाएगा। और जब हम प्राचीन भारत को जानेंगे तो फिर हम तब आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तब हम आपसे आत्मा पर डिस्कस करेंगे, तब हम आपसे भूत प्रेत पर भी डिस्कस करेंगे, तब हम आपसे वैदिक ज्ञान पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। मतलब वर्षों तक जो हमने अध्ययन किया उसका यही समय है, और इसी समय के हम इंतजार में थे, या ये समझिए शायद इसी से कुछ चेतना। मैं ये कहता हूँ कि हजारों में कोई एक की भी चेतना विकसित हुई तो मेरा जीवन सफल हुआ, और वो मैं करके रहूं। निम्नलिखित में से लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बहलोल खान लोदी। 3 ही शासक हुए। किस लोदी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? निजाम खान किसका है? सिकंदर लोदी का। किसका? सिकंदर लोदी।
मसनद ए अली, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको नोट करना, अपने वहां पर लिखना। मुझे आपको बताना चाहिए था कि जब बहलोल लोदी अपने अमीरों के अच्छे संबंध बना रहा था, उनके साथ दरी में बैठता था, भोजन खाता था, बीमारों की सेवा करता था, तो उनको बोलता था आपका मसनद ए अली। मसनद ए अली का मतलब होता है आपका कि अली का सिंहासन, ठीक है। तो उनको सिंहासन बोलता था उस समय पर कि भाई हमारा सिंहासन तो ये दरी ही है। तो ये बहलोल लोदी है, इसको याद रख लेना। 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया? पानीपत में। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कौन बोलोगे? सिकंदर लोदी का वजीर था। कौन था? मियाँ भुइया। मियाँ भुइया। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? अगर आपने क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो होमवर्क में जरूर लिखना। और जागृत रहिए, जीवन में सोते रहोगे तो, सोने का मतलब ये नहीं है कि सो गए। स्वामी विवेकानंद जो कह रहे हैं वो समझो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो। आप कहना भैया हम उठे, हम जागे और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इससे आगे भी हम उठेंगे, फिर जागेंगे और फिर से अपने नए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और तो इसको आप याद रखेंगे। और इसमें जागृत होने का बहुत बड़ा अर्थ है। जागृत होने का मतलब है कि आपको सही और गलत का ज्ञान हो। अगर आप सही जानते हैं कि सही मायने में सही क्या है, आपके लिए सही वो नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर थोपा तो इसीलिए वह सही है। आपके विचार के अनुसार क्या सही है, और आपका विचार सही होना चाहिए, तभी वह सही है। ऐसा नहीं है कि आप ही गलत विचार कर ले और उसको सही मान ले, विचार भी सही होना जरूरी है। तो तब जो सही की परिभाषा आप तय करोगे, जब जो सही होगा, तो वो कहेंगे कि आप जागृत अवस्था में हैं। तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में आपका किसके? आपका बाबर के साथ में। बाबर को जानते हैं। थैंक यू।